नीट के बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका भी एग्जामिनेशन आने वाले 3 महीनों में आने वाला है। एग्जामिनेशन में स्कोर क्या हुआ उसे देखा और नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दी। नहीं, ऐसा हमारा मॉक टेस्ट का एटीट्यूड कतई नहीं होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है उस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे सब टॉपिक हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसा भी नहीं है कि जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये मेरे नॉलेज वाला पार्ट है, जो मुझे आता है, वो शुरुआत से ही आप कम टाइम में करने लगोगी। नहीं, ऐसा नहीं हो। जो सोच के गए हो उसी स्ट्रैटेजी के साथ काम करना। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन का पेपर आए, मेरी प्लानिंग कुछ थी और कर कुछ और रहे। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आप लोगों का रजत सर। आज आप लोगों के लिए ये एक टॉपिक मैं लेके आया हूँ, फाइनल मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी अटेम्प्टिंग लाइक अ टॉपर। क्या है भाई मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी? मॉक टेस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि आप लोग जानते हो। एग्जामिनेशन हमारे पास में है। एग्जामिनेशन जेई की बात करें तो जेई का एग्जामिनेशन अब अगले 1 महीने के बाद होने वाला है। और नीट के बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनका भी एग्जामिनेशन आने वाले 3 महीनों में आने वाला है। तो इसमें मॉक टेस्ट का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अब इस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते समय उसकी एनालिसिस भी करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। और हमें मॉक टेस्ट इस स्ट्रैटेजी के साथ देनी है कि जैसे जैसे मॉक टेस्ट को हम देते जाए उसमें हमारा मार्क्स अटेम्प्ट भी इम्प्रूव होते रहना चाहिए। तो कभी कभी क्या होता है कि हम मॉक टेस्ट को देते जरूर हैं, कंटिन्यूअस देने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन उसमें जो हमारे अटेम्प्ट के थ्रू जो मार्क्स आ रहे हैं उस पर थोड़ा गौर नहीं करते। तो आज का टॉपिक हमारे लिए यही सजेस्ट करेगा कि कैसे हम मॉक टेस्ट दें और मॉक टेस्ट को देते समय उसमें हम स्कोर कैसे इम्प्रूव करें। तो जो जेई मेंस या जेई मेंस के बच्चे हैं उनके लिए तो थोड़ा फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए थोड़ा कम टाइम बचा है। तब भी हम लास्ट मोमेंट में सोचेंगे कि किस तरह से हमारे में पास जो बचे खुचे टाइम है उसमें दिए गए मॉक टेस्ट में हम अपना मार्क्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि मॉक टेस्ट में जैसे जैसे आप मार्क्स इम्प्रूव करते हैं ये आपके कॉन्फिडेंस के लिए काफ़ी पॉजिटिव वर्क करता है। और यही कॉन्फिडेंस आपके एग्जामिनेशन में स्कोर को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसलिए मॉक टेस्ट देना भी जरूरी है और मॉक टेस्ट में मार्क्स का इम्प्रूव होना भी बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट में देखेंगे हम 3 ऐसे मुद्दे हैं जो मुझे फील होता है कि मॉक टेस्ट में इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। किसी भी मॉक टेस्ट को देते हैं तो सिंपल ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा एटीट्यूड कि हमने मॉक टेस्ट दे दिया, एग्जामिनेशन में स्कोर क्या हुआ उसे देखा और नेक्स्ट टेस्ट की तैयारी करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा हमारा मॉक टेस्ट का एटीट्यूड कतई नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट देते समय हमें उसके एनालिसिस पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूप से ध्यान देना है। हमें करना क्या है, जैसे सपोज करो कि हमने एक मॉक टेस्ट दिया है, हमने कोई मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, कोई भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया, किसी भी इंस्टीट्यूशन का एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया। तो मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हमें वहाँ पे स्ट्रैटेजिकली 3 पॉइंट पे ध्यान देना है। वो 3 पॉइंट होता है कि मॉक टेस्ट का सिलेबस क्या था, मॉक टेस्ट के अंदर जो हमने अटेम्प्ट किया उसमें टाइम मैनेजमेंट हमारा कैसा रहा, और तीसरा वहाँ पे मेरा स्ट्रेस मतलब साइकोलॉजिकल प्रेशर जो हमारे एग्जामिनेशन का होता है उसमें हमारा साइकोलॉजिकल प्रेशर कैसा रोल अदा किया। कहने का अर्थ हुआ कि कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर एग्जामिनेशन का इतना ज़्यादा होता है कि आता हुआ सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी हमसे छूट जाता है। ऐसी गलती हमसे कभी नहीं होनी चाहिए। और इस चीज़ को हम लोग इसलिए मॉक टेस्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि हम इतना ज़्यादा टेस्ट दे दें कि कम से कम साइकोलॉजिकल प्रेशर से तो फ्री ही हो जाए। ये कॉन्फिडेंस लेवल टेस्ट के थ्रू डेवलप हो जाना चाहिए। फिर हम एक एक करके इन तीनों पॉइंट पे थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। तो पहला पॉइंट बच्चों, जैसे हमारे पास है सिलेबस। कोई भी मॉक टेस्ट को हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसके पीछे हमारी एनालिसिस उस पर बहुत बड़ा रोल अदा करती है। और एनालिसिस कैसे होना चाहिए? कतई ऐसा एनालिसिस नहीं होना चाहिए कि मॉक टेस्ट में टोटल पूछे गए क्वेश्चन हमारे सामने है 75, हमने अटेम्प्ट किया 100 के अराउंड हमारा मार्क्स आ रहा है। यहाँ पे मेरा टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो गया होगा, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो गया होगा, मेरा सिलेबस में दिस वन पार्ट बायनोमियल थ्योरम का ज़्यादातर क्वेश्चन मिस हो गया है। इस तरह से एनालिसिस नहीं होता है बच्चों। एनालिसिस का तरीका होता है कि हम सिलेबस के अंदर के टर्म्स
टर्म्स का कहने का अर्थ हो गया कि सब सिलेबस। सपोज करो मैं एक चैप्टर का नाम देता हूँ, चैप्टर का नाम ले लिया मैंने बाइनोमियल थ्योरम। अब बाइनोमियल थ्योरम का एक आपके पास एक फुल सिलेबस मॉक टेस्ट है। आपने टेस्ट देते समय कुछ सर्टेन टॉपिक के क्वेश्चन को अच्छा अटेम्प्ट किया, लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक थे जो आपसे मिस हो गए। अब उस टॉपिक में मिस होने का कारण क्या है? कारण ऐसा तो नहीं है ये पूरा का पूरा टॉपिक आपने नहीं पढ़ रखा है, ऐसा तो नहीं है उस टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे सब टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रहा है। जिस सब टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है आप उसे स्टार मार्क कर दोगे। स्टार मार्क करने के बाद आप उस पर उस तरह से काम करना है कि अगर अगला एग्जामिनेशन होगा, इतना प्रैक्टिस करना है कि यदि अगला एग्जामिनेशन मेरे पास आए और इस तरह के क्वेश्चन मेरे पास आए तो उस पर मैं अच्छे से काम कर सकूं। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको क्रिकेट का। आई थिंक इस उम्र में तो क्रिकेट बहुत सारे बच्चे, ज्यादातर बच्चे खेल रखे होंगे। हम जब भी कभी बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं, एज अ बैट्समैन हो सकता है मेरा ऑब्जर्वेशन थोड़ा कम हो, एनालिसिस थोड़ा कम हो, हम जज ना कर पा रहे हो, लेकिन आप कभी गौर करना, आपको जो देखने वाला बंदा है या आपका जो साथी है जो टीम में आपको बैटिंग करने के लिए भेजा है, वो अच्छे से एनालिसिस करता है कि आखिर बॉल कैसा था, आपने किस तरह का शॉट मारा, आपसे क्या मिस्टेक हुआ जो कि आप कम स्कोर कर सके। वो जो थर्ड आई व्यू होता है ना, ये मॉक टेस्ट में भी चाहिए। बस यहाँ पे ये चीज होगा, ये काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा कि ये जो थर्ड आई व्यू आपको खुद के लिए ही बनना पड़ेगा। सिलेबस के अंदर कौन से टॉपिक में मुझे ज्यादा प्रॉब्लम हुआ, उस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए, किस सब टॉपिक टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे गए जिसपे मैं ठीक से काम नहीं कर पाया, उसमें कितनी और प्रैक्टिस की जरूरत है। ये खुद पे ही कंट्रोल करना सीखना होगा, खुद से ही अटेम्प्ट लगा के उस पर महारत हासिल करनी पड़ेगी। ये आपकी जिम्मेवारी है, आपको करना होगा। तो ये तो बात हो गई सिलेबस की कि जो भी सिलेबस है पूरी अच्छे से तैयार हो, जहाँ पे हमसे मिस्टेक हुई उसकी एनालिसिस होनी चाहिए, जो जो हमारा स्ट्रांग पोर्शन है सिलेबस का उस पर हम अच्छे से कमांड और ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से कर सके, और जहाँ पे वीक पोर्शन है उसे कम से कम टाइम पे अच्छी तरह से उस पर हम और प्रैक्टिस कर सके। दूसरा आता है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, कभी कभी एग्जाम अटेम्प्ट करते वक्त हम डिसाइड करने में मिस्टेक हो जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चन को हम पहले करें। हमारे पास ऑलवेज एक स्ट्रेटेजी होती है, दिमाग में चलते रहता है कि हम हार्ड क्वेश्चन पहले करें या पहले इजी क्वेश्चन करें। तो शुरुआत तो मुझे लगता है, मैं जहां तक ऑब्जर्व कर पाया हूं, जो लोग ये सोचते हो कि आसान क्वेश्चन लास्ट में कर लेंगे ताकि जल्दी हो जाए और जो टफ क्वेश्चन है उसे पहले कंप्लीट कर लेते क्योंकि वो टाइम ज़्यादा लेता है, ये स्ट्रेटजी बिल्कुल गलत है। हमें शुरुआत हमेशा उस क्वेश्चन से करनी है जहाँ पे कम से कम टाइम लगता हो, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमें अपने लिए सेव कर लेना है, ताकि जो लास्ट में हम लेंदी क्वेश्चन करने वाले हैं उस लेंदी क्वेश्चन में हम ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके। अब ऐसा भी नहीं है कि जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि ये मेरे नॉलेज वाला पार्ट है, जो मुझे आता है, वो शुरुआत से ही आप कम टाइम में करने लगोगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि मेरा टाइम जो लग रहा है, जो मैं उसमें टाइम इन्वॉल्व कर रहा हूँ, जो डाल रहा हूँ टाइम, वो धीरे धीरे करके रिड्यूस हो सके। एक सिंपल ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन जो होता है, जो हम स्टार्टिंग में सोचते हैं जब सिलेबस स्टार्ट होता है, उस समय वो 5 मिनट, कभी कभी 7 मिनट, 8 मिनट लेता है एवरेज स्टूडेंट का। लेकिन धीरे धीरे गौर करते हैं कि अगर उसी पार्ट ऑफ सिलेबस पे अच्छा प्रैक्टिस किया जाए तो बच्चा उसी क्वेश्चन को 1 से 2 मिनट में भी कर लेता है, कभी कभी 30 सेकेंड में भी वो क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है ताकि जो भी इजी टॉपिक है, इजी पार्ट ऑफ सिलेबस है, उसको आप तेजी से अटेम्प्ट कर सको। और देन आप उसमें मीडियम मीडियम टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े से ज़्यादा लेंदी हो, जो थोड़े से टफ है आपके लिए, उस पर टाइम देना है। एंड एट द एंड आपको लेंदीएस्ट क्वेश्चन पे टाइम देना है। लेकिन ये भी बात है, टाइम बचेगा तभी दे पाओगे।
तो जो इजी वाले क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा समय में कर लो, फिर जो मीडियम लेवल के क्वेश्चन है उस पर टाइम दो, अगर फिर टाइम आपका बचा फिर लेंदी वाले जो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उस पर आप टाइम दीजिए। इससे आपका स्कोर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगा और अच्छे से आगे बढ़ सकोगे। नेक्स्ट है स्ट्रेस मैनेजमेंट। नेक्स्ट है बच्चों स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट एक सिंपल सा टर्म है, आपके अंदर जो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है एग्जामिनेशन को लेके उसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है। साइकोलॉजिकल प्रेशर आपको एग्जामिनेशन में आपको जो जानकारी है क्वेश्चन की उसे भी गलत करने में काम कर सकता है, उसमें भी निगेटिव तरह से रोल अदा कर सकता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट आपका आना चाहिए, आपको खुद से एनालिसिस करना है कहीं मैं साइकोलॉजिकली कुछ ज़्यादा ही दबाव में ही तो नहीं हूँ, जो मैं जानता हूँ उसे ही अटेम्प्ट करने में मुझे हेजिटेशन तो नहीं हो रहा है। थोड़ा वहाँ भी बच्चों आपको ध्यान देना है, ठीक है। बाकी इन बिंदुओं को मैंने इस तरह से लिखा भी है। साइमल्टेनियस रियल एग्जामिनेशन प्रेशर उसको हैंडल करना आना चाहिए। हेल्प आइडेंटिफाई वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरिया, ये आपके सिलेबस मैनेजमेंट की बात हो गई। इम्प्रूव स्पीड एंड एक्यूरेसी, ये टाइम मैनेजमेंट की बात है। बिल्ड कॉन्फिडेंस बिफोर फाइनल एग्जामिनेशन, ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात है। जितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंस रहोगे स्ट्रेस उतना ही कम रहेगा। आगे बढ़ते हैं। काम एंड कॉन्फिडेंट एटीट्यूड। स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे ही आप काम और कॉन्फिडेंट हो जाओगे एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे प्लानिंग के साथ जो सोच के आए हो उस तरीके से एग्जामिनेशन में बैठ पाओगे। लास्ट मिनट पैनिक नहीं करना है, कतई पैनिक नहीं करना है। इजी क्वेश्चन से आपने स्टार्ट किया, एंड में आपके पास बस इस चीज पे गौर करना है जो लेंदीएस्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है उस पे काम तरीके से काम कर सको। क्लियर स्ट्रेटेजी इन माइंड, जो सोच के गए हो उसी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना। ऐसा ना हो कि एग्जामिनेशन का पेपर आए मेरी प्लानिंग कुछ थी और कर कुछ और रहे। फोकस ऑन मैक्सिमम स्कोर नॉट परफेक्शन, कैसे मैक्सिमाइज कर सके हम अपने स्कोर पे, इस पे ज़्यादा आपको फोकस करना है। परफेक्शन के लिए आप अलग से काम कर सकते हो एग्जामिनेशन के बाद। इन सारे बिंदुओं को आप ध्यान में रखेंगे और मैं आशा करता हूँ आप अगले एग्जामिनेशन में काफ़ी अच्छा स्कोर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।